राइट। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर कारमेन उल्पल जी का। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है और उनमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, कैसे हम उसमें अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कारमेन उप्पल जी। आपका नाम मैंने पहली बार सुना है, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, दीप जी, मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एवं जो जो लोग यहाँ सब जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें भी सुप्रभात। मैं हम्म। डॉक्टर कारमेन उप्पल, मैं मेरे साथ इस से जी रिक्वेस्ट निशुल्क। भी डॉक्टर है साहब, जी, परिचय की। एक हाँ, 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा। मैं जी आपके परिचय को, क्योंकि बाकी लोगों को भी हमें परिचित कराना है, तो बहुत अच्छा शुरुआत की सरोजी ने। डॉक्टर कामिन उप्पल जो हैं वो, आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है आपके फर्स्ट नेम का। तो डॉक्टर साहब ठीक है, कार्मिन बोलते हैं, जी, क्या बोलते बिल्कुल हैं? जी, बिल्कुल कारमेन। जी, जी, शुक्रिया, इसीलिए उसको करेक्ट कर रहा था मैं। कारमिन उप्पल जी डिप्टी डायरेक्टर है लंग केयर फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। ठीक है डॉक्टर साहब? वेरी मच, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो ये आप उसमें इस जो स्वयंसेवी संस्था है, इसमें क्लीन एयर और क्लाइमेट एक्शन की डायरेक्टर हैं। आप पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, और अच्छा हम लोगों के लिए यह है कि आप आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर हैं। तो दोनों आयुर्वेदिक और जो विज्ञान की जो शाखा है, शी ऑल्सो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इन इंडिया, along with a postgraduate diploma in health and family welfare and a bachelor in Ayurvedic medicine and surgery from Punjab University, चंडीगढ़। तो इसलिए जो योग के लोग हैं वो तो विशेष रूप से इसलिए भी पसंद है कि आपकी साइंस की भी बैकग्राउंड है और साथ में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। और खास तौर से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं। जो क्लिनिकल हेल्थ में काम कर रहे हैं वो लोगों की संख्या तो बहुत होती है। तो इसलिए आपका वाइड एक्सपीरियंस है, विद over 10 years of experience in clinical and public health roles among government, private, and development sectors. She brings a wealth of expertise. During her tenure at a government model hospital in Baddi, Himachal Pradesh, she worked closely with local communities on health challenges linked to our air pollution. उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन जो है चंडीगढ़ में, दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर चलाए हैं, और वो नोएडा में जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसके भी सदस्य हैं। और साथ ही वो हेल्थ एडवाइजरी ऑन एयर पोल्यूशन विषय पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक कमेटी है उसके भी सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि विज्ञान की भी पृष्ठभूमि है, आयुर्वेदिक की भी पृष्ठभूमि है, और बड़े लंबे समय से वो इस विषय में काम कर रहे हैं और कई सरकारी महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य हैं। तो बहुत अच्छा है। और खास तौर से एयर पोल्यूशन इस समय ऐसा विषय है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब उससे वो मतलब वो उसके कारण से प्रभावित नहीं है। मैं तो दिल्ली में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली छोड़कर चले गए इन महीनों के लिए, और दिल्ली में उनको अस्थमा का अटैक पड़ा, अपने जीवन से संघर्ष किया, उसके बाद अभी दिल्ली वापस नहीं आ रहे। तो मतलब ये समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन मृत्यु की समस्या है, जीवन संघर्ष की समस्या है। ऐसे समय में इतने अनुभवी और इतने शिक्षित डॉक्टर हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीपन जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनसे संपर्क किया और वो हमारे बीच में। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद बहुत अनिल का परिचय कराने के लिए। जी, स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, सरोज जी, परिचय देने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आज की हमारी एक बहुत ही
भयानक समस्या के रूप में उभरती आ रही है, और हर साल भारत में करीबन 21 लाख लोग इससे अपनी जान गंवा रहे हैं। पर इससे बहुत बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इससे दिन और रात हर सेकंड जूझ रहे हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं। इसलिए ऐसे जंक्चर पर मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमारी सेहत पर इन सब परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे मंच पर हम इस तरह की बातों के बारे में और जानें, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत खूबसूरत साइंस है जो हमें ना सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बहुत बहुत वर्णन आता है। आप चरक संहिता उठाएं, उसके कोई भी अध्याय पढ़ें, इट टॉक्स अ लॉट अबाउट आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, ताकि आप रोगों से मुक्त रहें। ये चीज को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद और पब्लिक हेल्थ का एक समन्वय बहुत ही अच्छा बनता है। आज के अगर हम वातावरण को देखें और हमारे आसपास, हम ये भी देख रहे हैं कि क्लिनिकल हेल्थ, क्यूरेटिव हेल्थ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम शायद क्लिनिकल और क्यूरेटिव हेल्थ उससे जूझ जूझ रही है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आज मेडिकल साइंस फेस कर रही है। इसलिए आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर हम ये जरूर समझें कि प्रिवेंटिव हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बीमारियों से मुक्त रहें, और जिसमें योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये एक बहुत बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे शरीर के बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर है। अगर आज बाहर प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, तो ये हमारे शरीर में भी बहुत तरह के बदलाव ला रहा है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि करीबन 30 से 40, 20, 30, 40 उम्र वर्ग के जो युवा हैं, उनमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हम आए दिन देखते हैं। जब बाहर एक बहुत बहुत अ, तरह का बदलाव हो रहा है, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जिस तरह के वातावरण में हम जी रहे हैं, जब वहाँ बहुत तरह के प्रदूषित कण, बहुत तरह की प्रदूषित गैस मिल रही हैं, तो वो हमारे अंदर भी एक बहुत तरह के बदलाव ला रही है। इसी इसी बारे में हम आज और चर्चा करेंगे। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी मैडम। जी मैम। जी। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फेफड़ों से। आप सब अपनी स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे होंगे। जी। ये एक ह्यूमन लंग, इंसानी फेफड़े की तस्वीर है, और ये पिंक गुलाबी फेफड़े लेकर हम पैदा होते हैं। अच्छी तरह से देखिए इस तस्वीर को। और ये हमारी आज की सच्चाई है। ये तस्वीर हमारे फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर अरविंद कुमार के ऑपरेशन थिएटर से ली गई है। वो एक चेस्ट सर्जन है जो रोज करीबन 4 से 5 लोगों की छाती खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो लंग केयर फाउंडेशन की शुरुआत ही वहां से हुई। हर रोज देखा गया डॉक्टर अरविंद के द्वारा कि लोगों के लंग जो हैं अब गुलाबी नहीं रहे, और खासकर दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़े काले पड़ते जा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत चिंतित हुए, और उन्हें लगा कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और वहीं से हमारे इस मिशन की शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई। ये फेफड़े हैं उन लोगों के जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं। आपने यहाँ पर
यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं बता पाएंगे एक प्रदूषण में रहने वाले इंसान के फेफड़ों में और एक ऐसे इंसान के फेफड़ों में जो सिगरेट पीता है। लगभग लगभग सेम है, समान है। तो ये कंपैरेटिव पिक्चर है जहां पर एक स्वस्थ गुलाबी फेफड़े आपके सामने हैं, बीच में आप देख सकते हैं उन लोगों के फेफड़े जो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, और आपकी दाईं तरफ, मेरी दाईं तरफ जो जो स्क्रीन में पिक्चर है वहां पर आप देख सकते हैं कि सिगरेट पीने वाले लोगों के फेफड़े किस तरह के हो गए हैं। इन तीनों इन तीनों तस्वीरों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैदा तो हम बिल्कुल साफ फेफड़े लेकर होते हैं, लेकिन प्रदूषण में रहने से और सिगरेट पीने से हमारे फेफड़े काले पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी भयावह बीमारियां, जिसमें लंग कैंसर है जो भारत में अब चौथे नंबर पर आ रहा है कैंसर के स्थान पर। इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग और ये बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा खतरा जो आज हम और डॉक्टर अरविंद कुमार देखते हैं, जो डेटा बताता है कि आने वाले 10 सालों में लंग कैंसर एक एपिडेमिक की तरह बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ 2 मिनट आप इस तस्वीर को देखें और इसे समझें, इंटरनलाइज करें और ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है वो किस तरह से हमें बता रहा है कि हम कितने बड़े खतरे में हर रोज जी रहे हैं और कितना जरूरी है कि हम इसके लिए कुछ करें और अपने वातावरण को साफ रखें। बड़ा दुख होता है ये देखकर जब एक छोटे से बच्चे की छाती खोलने पर भी देखते हैं हम कि दिल्ली में रहने वाले टीनेजर बच्चों के फेफड़े भी काले पड़ रहे हैं। इस कदर प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर, वयस्कों पर, सभी पर। यहीं से हमारे काम की शुरुआत हुई और हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स किए, कुछ जरूरी रिसर्च की जो हमें बताती है कि अस्थमा और एयर पोल्यूशन कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। और दिल्ली में करीबन 30% बच्चे अस्थमा से जूझ रहे हैं। हम डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिकल क्लिनिकल अपनी डायग्नोसिस और केयर में इतने व्यस्त हैं कि उनको भी इन भयावह परिणामों का ज्ञान नहीं होता है, तो उनके भी बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस जरूरी किए जाते हैं। मैं बात करूंगी डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर एंड क्लाइमेट एक्शन की, जहां पर मैं जिसको लीड करती हूँ, और ये हमारा पूरा भारतवर्ष में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। और करीबन 150 डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं पूरे भारत में। और हम सभी नेशनल मेडिकल एसोसिएशंस के साथ काम कर रहे हैं, जिनके जरिए हम 3 लाख डॉक्टर्स को इस संघर्ष में अपने साथ जोड़ रहे हैं। और जो जो हमारे साथ जलवायु परिवर्तन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ना सिर्फ अपने पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, बट कम्युनिटीज के साथ पॉलिसी लेवल पर अपने और डॉक्टर्स को इसके बारे में जागरूक करने के लिए भी तत्पर है। अब बात करते हैं हम अपने सांसों की। जैसा कि मैं देख रही थी बहुत सुंदर तरह से योगा अभ्यास किया जा रहा था और बहुत अच्छे तरह से बताया जा रहा था कि हम किस तरह से अपनी सांसों को अपने शरीर के साथ जोड़ना, एक मन को और शरीर को मिलाना ही योग है। और हमारी सांसें हमें जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 25,000 बार हम दिन में सांस लेते हैं, यही है जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को दर्शाती हैं। लेकिन अगर हमारी सांसों से ही हम सिगरेट पीने लगे
सांस लेना सिगरेट पीने के समान हो जाए, तो तब हमें उस स्थिति में कुछ कार्य करने का बहुत बहुत जरूरत महसूस होती है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 22 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जितना हमारा जो पॉल्यूटेंट है वो एक सिगरेट के बराबर है। और आज अगर दिल्ली में AQI लेवल्स हम देखें 250 के करीब है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि हम लोग करीबन रोज बहुत सारी सिगरेट्स पी रहे हैं। सबसे बड़े सबसे बड़े आश्चर्य की बात तब होती है जब हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ है, जो एक दिन का है, जो कुछ घंटे का है, वो बच्चा अपनी पहली सांस से ही इस खतरनाक धुएं को अपने अंदर लेने लगता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम छोटे उम्र के बच्चों में 20 साल, 22 साल, 25 साल, इन बच्चों में हम देख रहे हैं कि कैंसर्स और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां देखने में आ रही हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको जिसको पूर्ण रूप से निकलने में और उसको एस्टैब्लिश होने में करीबन पैथोफिजियोलॉजिकली 10 से 20 साल का समय लगता है। और पहले, क्योंकि प्रदूषण इतना नहीं था, अगर कोई इंसान सिगरेट पीता था तो उसको करीबन 10-15 साल के बाद कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता था। पर आज, क्योंकि बच्चे अपनी पहली सांस से सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं, इतना खतरनाक हमारे आसपास की हवा हो चुकी है, तो सिगरेट के धुएं के समान हो गई है, वो अपने अंदर लेते हैं, तो करीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल के जब वो यंग युवा होते हैं, तब उनमें ऐसी भयावह बीमारियों देखने में मिलती हैं। इतना ही नहीं, रिसर्चेस अप्रूव कर चुकी हैं कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनमें भी जो शिशु है, जो गर्भगत शिशु है, वो भी इसके बुरे प्रभावों से प्रभावित होता है। और अब जो अंदर बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, वो प्रदूषण के कण प्लेसेंटा के द्वारा माँ से बच्चे में ट्रांसफर होते देखे गए हैं। और रिसर्चेस ये भली भांति अब प्रूव कर चुकी हैं। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन स्टार्ट इवन बिफोर अ चाइल्ड इज born। हमारी सांसें ही प्रदूषित शहरों में आज हमें बहुत बुरी बीमारियों और मृत्यु की तरफ धकेल रही है। इस सच्चाई का सामना हमें करना होगा, और इसी को जानते समझते हुए, इससे घबराए बिना हमें इससे दूर होने के लिए, अपनी जलवायु को स्वच्छ करने के लिए कदम उठाने होंगे। यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी तरह से सब योग कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ नोट्स ले रहे हैं। बट यहाँ आप लोगों में से अगर कोई भी अपना माइक खोलकर ये बताएं कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है। कोई लंग भी अगर इसके। जी। लंग्स, फेफड़े। आ, आपका नाम? डी वन। जी। जी दीप जी। मैं एक दो हमारे जो साथी यहाँ जुड़े हैं उनसे भी उनके भी विचार इसके बारे में सुनना चाहूंगी, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Which organs of the body are affected by air pollution? क्योंकि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सब अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि हम क्या समझते हैं कि शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। अगर कोई और यहाँ पर ये बताएं। जी। लीवर है, किडनी है, और ये स्टेट जैसी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, मतलब से संबंधित सभी बीमारियां जो है ये प्रभावित हैं मेरी समझ से। जी शुक्रिया। आंखें भी, मैम आईज भी होती आंखों है पर मैम। इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही।
मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके रिस्पॉन्सेस जानकर, और मैं यहाँ पे हमारा आप पूरा सभी ब्लड से पॉल्यूट कहना। हो जाएगा। जी, पूरा ब्लड ही पॉल्यूट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मेरा रुक कर आप सबसे ये सवाल साझा करने का यही मकसद था कि हम आज ये समझें कि सिर से लेकर पैर तक कोई ऐसा अंग शरीर में नहीं है जो वायु प्रदूषण एवं जलवायु प्रदूषण दोनों, जलवायु परिवर्तन एवं वायु प्रदूषण से प्रभावित ना होता हो। This is very important for us, for all of us, to realize that there is no organ from head to toe which is not affected by the harmful effects of air pollution and climate change. इसका कारण भी मैं बहुत बहुत साधारण तरीके से आपको बताऊंगी कि जो भी हम सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में खून के द्वारा हृदय तक पहुंचाई जाती है, और हृदय से उसके निचले चेंबर से वो खून जो है और जो उसमें मिली हुई गैसें हैं, जो उसमें मिले हुए कण हैं, वो हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है, ब्लड, गैसेस और सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स। और जब ये हार्ट से पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं तो कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है बॉडी में जो एयर पोल्यूशन के प्रभाव से वंचित हो। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे PM 2.5 जिसके बारे में आजकल हम बहुत सुनते हैं, वो इतना छोटा कण होता है कि हमारे बालों की 1/28वां हिस्सा अगर हम करें, इतना छोटा होता है जो कभी नजर नहीं आता। और इतना छोटा होने के कारण ही ये ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है और बाकी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उससे भी आगे निकलकर किसी का कोई सवाल है? नहीं मैडम। जी। तो कोई भी ऐसा कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऐसी कोशिका नहीं है जहां पर ये छोटे छोटे पॉल्यूशन के पार्टिकल्स ना पहुंचे। जिसके बारे में जैसे मैंने आप भी डिस्कस किया कि कैसे हम देख सकते हैं कि हवा, हमारी सांस के जरिए ये पॉल्यूटेड पार्टिकल्स जो हमारे बाल की 1/28वां हिस्सा उसके बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। वो नीले नीले कण आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहां से ये कैसे लंग्स में, फेफड़ों में, कोशिकाओं में जा रहे हैं, और छोटे छोटे एल्वियोलाई से भी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। हमारी बॉडी में कोई ऐसा बैरियर नहीं है जिसको ये क्रॉस ना कर सके, और ये वहां से हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में पंप किए जाते हैं। इसी वजह से फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियां एवं पूरे शरीर की तरह तरह की बीमारियां, जैसे छोटी उम्र में स्ट्रोक, छोटी उम्र में हार्ट अटैक, कैंसर्स, इस तरह की बीमारियां देखने में मिलती हैं। हमने हेल्थ पे बहुत सारी बात की, अब इसी को हमने किस तरह से प्रत्यक्ष किया इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। हमने अब एक कैंपेन किया जहां पर गंगाराम हॉस्पिटल में 2018 में हमने हीपा फिल्टर से फेफड़ों की शेप का एक आकृति बनाई और उसके पीछे एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, ताकि वो मिमिक कर सके लंग्स के फंक्शन को। पीछे से फैन थे, इन इन आकृतियों के पीछे फैन लगे थे जो हवा खींच रहे थे। इट वॉज मिमिकिंग द एक्शन एंड द फंक्शन ऑफ लंग्स। और हमें लगा कि हमने डे 1 पर हमारी ये सोच थी कि करीबन 28-30 दिन में हमें ये फेफड़ा नुमा आकृति काली होती मिलेगी। पर हम लोग आश्चर्यचकित रह गए, छठे दिन पर ये आकृति, जैसा कि आप अपनी पिक्चर पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर दाईं तरफ, ये पूरे काले हो चुके थे मात्र 6 दिन में।
आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन होगी, ये समझने की कि हम हमारे आसपास की हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है। बाहर के देशों में अगर AQI 50 से ऊपर जाता है तो वहां पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तरह तरह की इमरजेंसीज लागू की जाती हैं। पर हम आज 250-300 में पूरे साल आम AQI हमारा 150 के आसपास रहता है, 200 के आसपास रहता है। और सर्दियों में ये 300-400, यहाँ तक कि इतने लेवल्स तक पहुंच जाता है कि हमारे AQI मॉनिटर उतनी रीडिंग को मापने के लिए बने ही नहीं है। एक ये मैं आपसे जर्नी शेयर करना चाहूंगी। ये एक हमारी छोटी सी पिछले साल की डॉक्टर अरविंद की पूरे क्लिनिकल करियर का एक यहाँ पर हमने समावेश दिया है, जो ये बताता है कि 1988 में 90% लंग कैंसर्स जो होते थे वो स्मोकर्स में होते थे और केवल 10% नॉन स्मोकर्स में होते थे। पर 2018 तक जो डेटा क्रंच किया गया उसमें हमने ये देखा कि 50% लंग कैंसर जो हैं आज स्मोकर्स में हो रहे हैं और 50% नॉन स्मोकर्स में होने वाले लंग कैंसर्स बढ़ गए हैं, जिसका कारण वायु प्रदूषण है। और पहले एवरेज एज लंग कैंसर की 50 से 60 साल होती थी, अब ये घट गई है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की, 30 से 40 साल हो गई है। और पहले लेडीज में नहीं होता था कैंसर, बहुत कम देखने में मिलता था, लेकिन आज 40% ऑफ वुमेन पेशेंट्स हैव कैंसर। कैंसर में जितने भी पेशेंट्स देखने में आते हैं उसमें 40% महिलाएं होती हैं। और आज लंग्स काले होते हैं और बहुत सारे बच्चे आज ब्रोंकोडायलेटर्स पर, नेबुलाइजर्स पर हैं। जब हम लोग छोटे थे, जब आप लोग छोटे रहे होंगे, तब नेबुलाइजर कभी हमने देखा नहीं था, सुना नहीं था, बट आज नेबुलाइजर लगभग हर घर में पाया जाता है, क्योंकि प्रदूषित वातावरण में रहने की वजह से छोटे छोटे बच्चे, उनके फेफड़े प्रभावित होते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेटर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फेफड़ों को फैला देते हैं ताकि हवा अच्छे से उनमें प्रवेश कर सके एवं बच्चे खुलकर सांस ले पाए। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ये डेटा सिर्फ ये बता रहा है कि लंग कैंसर की उम्र घट गई है और वो नॉन स्मोकर्स में भी देखने में मिल रहा है। Why is lung cancer increasing in non-smokers and women and occurring at a younger age? ये हमने अपने पीछे की स्लाइड्स में मैंने आपसे डिस्कस किया। हमारे OPD में ऐसे भी पेशेंट्स देखने में आते हैं जो स्टेज 4 लंग कैंसर से गुजर रहे होते हैं, उम्र 28 साल होती है। कुछ कुछ फैमिलीज हैं जहाँ पर लेडीज हैं 30 साल, 35 साल, स्टेज 4 केसेस ऑफ लंग कैंसर, क्योंकि घर के आसपास फर्नेस चलते हैं, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहे हैं शुरू से, और वो उनको बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक बार ये भी बात करना चाहूंगी कि बिल्कुल हम सब इससे प्रभावित होते हैं, बट कौन लोग हैं जो खास करके इस तरह की इनसे वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? वो हैं जो नवजात शिशु हैं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्ध लोग। ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल वयस्क के मुकाबले कमजोर होता है। बच्चों में इम्यून सिस्टम इज स्टिल डेवलपिंग एंड इन एल्डरली the immune system is compromised because of age, which makes unborn babies, children, and elderly people at increased risk because of air pollution and climate change. दीप जी, अगर समय है तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। क्लियर मैडम, जरूर। इसमें आवाज नहीं आ रही थी।
साउंड है क्या? जी। साउंड नहीं आ रही है लेकिन। मैं यहाँ पे साउंड सुन पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मैं बस इसके जरिए यही कहना चाह रही थी कि ये एक हमारी बहुत खूबसूरत सी वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी दीप जी, ताकि आप सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर लें और सभी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं वो भी इसको देख पाएं और उसको महसूस कर पाएं। यहाँ पे हमने एक गर्भ में पैदा होते गर्भ में पल रहे बच्चे का जिक्र किया है कि वो किस तरह से अपने माँ बाप से सवाल करता है कि बाहर हवा तो इतनी खराब हो चुकी है कि मैं बाहर कैसे आऊं, मुझे डर लगता है पैदा होने में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील है जिस जो हमने एक क्रिएट करने की कोशिश की है इस छोटे से वीडियो के सहारे। तो मैं आपसे आपसे ये साझा कर दूंगी और आप प्लीज सभी से शेयर कर दीजिएगा। कृपया इसको पूरा दिखा दें, अभी बाद में शायद ना देख पाए हम। मैं तो बिल्कुल दिखाना चाहती हूँ पर क्योंकि हाँ, आवाज दिखा नहीं आ दीजिए रही दिखा थी। दीजिए। कोई ठीक है। बात नहीं, सुनाई नहीं देगा, पढ़ तो लेंगे हम। जी 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 जरूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वीडियो है, और भावनात्मक से भरी हुई। जी। और ये मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इसे देखेंगे तो आप इसे इसे और ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा महसूस कर पाएंगे। और अभी अगर देखने भर मात्र से आपको ये बहुत अच्छी लगी तो मैं बिल्कुल मुझे ये पूरा आश्वासन है कि आप इसे सुनेंगे देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे। मैं ये शेयर कर दूंगी और ये सर्कुलेट कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? मैडम, आपके जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसको हमने बहुत ही सिंपल और एक हाई इमोशनल अपील के साथ रखा है, क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम बहुत तरह के प्रोग्राम्स और भी करते हैं जहाँ पे हम एस्थमा रिस्पॉन्स ट्रेनिंग भी करते हैं स्कूल्स में। तो अगर कोई यहाँ पर हमारे साथ स्कूल से रिलेटेड प्रोफेशनल जुड़े हैं तो वो भी इसके बारे में और जान सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हैं तो वायु प्रदूषण से हम अगर इकोनॉमिक बर्डन की बात करें, many thousand crores in India are spent on diseases that are caused because of air pollution। और एक कॉमन मैन को भी बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं जब वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं। चाहे वो उनके इलाज में लगने वाला पैसा हो या फिर अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें जो उनके अटेंडेंट्स होंगे, वो भी अपना काम छोड़ देते हैं तो उनका भी समय एवं उनकी पैसा दोनों नष्ट होते हैं। और अगर कोई इंसान समय से पहले
उसकी डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीजेस की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस एज अ कंट्री हम फेस करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिसर्च डेटा हैं जो ये दर्शाते हैं कि एयर पोल्यूशन हर तरफ से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो हमारी सेहत हो या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो। इसीलिए एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड टाइम हैज कम दैट it is imminent for all of us to do whatever we can to mitigate air pollution and climate action. हम पहले खुद जागें, खुद इसके बारे में अवेयर हों और फिर दूसरों को इसके बारे में बताएं और इसके लिए कार्यरत हों। यहाँ पर दो चीजों की टिप्पणी मैं और करना चाहूंगी। एयर प्यूरिफायर्स and smog towers are not the solution to clean the air. वायु प्रदूषण को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए हमें उन सोर्सेस को कम करना होगा जहां से प्रदूषण आ रहा है, ना कि प्रदूषण एक तरफ से आ रहा है, एक सोर्स से आ रहा है, दो सोर्सेस से आ रहा है और हम फिल्टर्स लगा रहे हैं उसको साफ करने के लिए। ऐसे कदम कभी भी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे और हम बहुत सारा पैसा इसी में नष्ट कर देंगे। इसीलिए चाहे वो गार्बेज बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, गाड़ियों का धुआं है, इन सब चीजों को इनके सोर्स पे हमें कम करना होगा। चाहे वो कंस्ट्रक्शन डस्ट से आने वाला डस्ट और धुआं है, इन सब चीजों को वी हैव टू एक्ट एट द सोर्स। And it is important to realize that attempts at cleaning the polluted air can never be a solution to this public problem. ये एक पब्लिक प्रॉब्लम है, इसके लिए हम एयर प्यूरिफायर्स जैसे प्राइवेट सॉल्यूशंस नहीं देख सकते हैं। पब्लिक प्रॉब्लम का पब्लिक सॉल्यूशन होना चाहिए एंड द सॉल्यूशन शुड वेरी मच स्टार्ट फ्रॉम द very source of air pollution. That is important for us, for all of us to realize at this juncture. सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी हमारी अपने फ्यूचर जनरेशंस, अपने बच्चों के लिए है। अगर आज हम इस हवा में जी रहे हैं तो आगे हम इनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। अपनी उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करते हुए आज हम सब यहाँ पे ये प्रण लें कि हम एयर पोल्यूशन से निजात पाएं, उसके लिए कार्य करें और अपने बच्चों को साफ हवा का तोहफा देकर जाएं। बिकॉज आगे हमें सबको अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है यहाँ पर, और हम कुछ ऐसा छोड़ के ना जाएं जिसकी वजह से वो आगे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ना जी पाए। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। कुछ सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जहां भी आप रह रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको पॉसिबल हो, जो आपके लिए करना पॉसिबल हो, इन सभी 10 सॉल्यूशंस में से आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्टार्ट हम अपने घर से कर सकते हैं, जहाँ पे वेस्ट बर्निंग कम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने आसपास हो रही कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको इंश्योर करें कि वो कवर्ड तरीके से हो। इस स्क्रीन पे आपको इन सब सॉल्यूशंस के साथ छोड़ते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, और मैं पूछना ये चाहूंगा। लोग अपना माइक ऑन न करें प्लीज, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सिगरेट के बारे में बताया, धुएं के बारे में बताया। 3 विषय और बताइए, पान मसाला, चाय और कॉफी, इन तीनों के बारे में और बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद। पान मसाला मेनली इज रिलेटेड टू टोबैको। टोबैको एक अलग विषय है
और चाय और कॉफी जो है वो स्टिमुलेंट्स हैं। वो हमारे शरीर में जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं उसको सिकोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे अंदर, बट ऐसा नहीं होता। ऊर्जा का संचार नहीं करते चाय और कॉफी, बट क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, हमारी धमनियों को सिकोड़ देते हैं, तो रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बट ये सिर्फ स्टिमुलेंट है। ये सिर्फ हमारे हमारे शरीर में सिर्फ एक एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर के लिए एक वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, और कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं क्रिएट करते। तो ये चाय और कॉफी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। स्टिमुलेंट्स हैं, हमें इन्हें बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। टोबैको के बारे में एक एक पूरा का पूरा इट इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, और अगर उसके बारे में हम पूरी दिन भी बात करें तो शायद मैं कहूँगी कम है। बट आई थिंक सरकार ने नेशनल प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको एलिमिनेशन प्रोग्राम में बहुत ही सुंदर काम किया है, और हम आज बहुत हद तक कोशिश कर पाए हैं कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर जो बड़े बड़े कैंसर के पिक्चर्स आप देखते हैं, वो पॉलिसी लेवल पर बहुत अच्छे काम का नतीजा है। और इसी वजह से जो भी कोई सिगरेट पीता है वो पहले ये जरूर देखता है कि अगर आज मैं ये पी रहा हूँ तो कल मेरे को क्या फेस करना पड़ सकता है। ये भी बहुत बहुत लॉबी से बहुत बहुत मुश्किल से जूझ कर आज हम इस यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और आगे भी इसमें बहुत काम हो रहा है। चाय कॉफी फिर कितनी मात्रा में ले सकते हैं? देखिए, इसकी कोई कोई भी डिफाइंड डोज नहीं है, लेकिन दिन में एक बारी से ज्यादा ना लें, ये एडवाइस किया जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैडम स्क्रीन को हटा देंगे। जी, मैंने सिर्फ इसीलिए शेयर कर रखी थी कि ताकि हम सॉल्यूशंस को और इंटरनलाइज कर सकें। थैंक यू। रविंद्र जी, आपका क्वेश्चन। हम्म। जी डॉक्टर साहब, जो आपने पब्लिक हेल्थ में इसका जो खतरा है उसके बारे में तो काफी विस्तार से बताया। अगर जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, अगर हम कुछ उनको 3-4 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताएं जो व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं। मतलब सरकारी स्तर पर जो अपेक्षा करते हैं वो तो एक अलग है कि पोल्यूशन के लिए सरकार क्या डिसीजंस ले, या पॉलिसी लेवल पर क्या डिसीजन, पर वो क्या पर्सनली कर सकते हैं जिससे कि उनके जीवन में पोल्यूशन कम। शुक्रिया अनिल जी, बहुत पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन रेज किया। इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। WHO ने आज बताया है कि हमारा जो घर के अंदर की हवा की स्थिति है वो बाहर की हवा से भी ज्यादा खराब होगी। ये चौंकाने वाले तथ्य हैं, बट आज हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन इज 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 इंक्रीजिंग कंपेयर टू एम्बियंट एयर पोल्यूशन। अब हम इससे निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर वन, जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन, अपने टॉक के दौरान भी बताया, ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास पेड़ लगाएं, और पेड़ लोकल वैरायटी के हों। आजकल बहुत सारे ऑर्नामेंटल पेड़ पॉपुलराइज किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंटल पौधे पॉपुलराइज किए जा रहे हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे लोकल जो उगने वाले पौधे हैं वो कौन से हैं। इंडिजिनियस वैरायटी के पौधे लगाए जाएं, नंबर वन। नंबर टू, हमारे आसपास अगर कहीं धुआं जल रहा है, वेस्ट बर्निंग हो रही है, तो हमें उसे तुरंत रोकना चाहिए। बिकॉज एयर पोल्यूशन जो हम स्क्रीन अपने मोबाइल के एप्स पर देखते हैं, वो वहां की हवा की स्थिति बता रहा है जहां पर वो लगा है, लेकिन आपके घर के आसपास का धुआं आपके AQI, लोकल AQI को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। जो कि आप चाहे स्क्रीन पर 250 देख रहे हैं, बट अगर आप आपके आसपास धुआं जल रहा है, वेस्ट बर्निंग हो रही है, तो आपके आसपास का AQI कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 400 to 500। तो ये चीजें रियलाइज करना, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आसपास अगर कहीं कूड़ा जल रहा है, या फिर जैसे आज आजकल सर्दी का मौसम है, बहुत पॉपुलर है कि लोग आग जला के बैठते हैं, उससे निकलने वाला धुआं
इन सब चीजों को अगर हम रोकें, नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, अपने घर के अंदर एग्जॉस्ट ऑन करके रखें अगर किचन में कोई काम हो रहा है, या अगर आपके घर के अंदर खिड़कियां वगैरह आप खोलें, अगर नहीं खोल सकते, जगह नहीं है, तो प्रॉपरली अपने घर में एग्जॉस्ट के द्वारा वेंटिलेशन जरूर इंश्योर करें कि पर्याप्त रहे। और घर में अगर कहीं कोई दीवार पर सीलन है, साथ में मोल्ड वगैरह लगे हैं दीवार पर, तो वो भी वायु प्रदूषण को बहुत बढ़ाता है, बिकॉज मोल्ड्स जो है वो हवा में सस्पेंड रहकर हमारी सांस के अंदर जाते हैं, जो कई तरह के एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। इसलिए पर्याप्त वेंटिलेशन। नंबर 2, सीलन से मुक्त हो घर। और कोशिश करें कि अगर हमारे घर में पेट्स हैं तो वो ऐसी, हर तरफ उनके भी डैंडर फैलता है, बाल वगैरह गिरते हैं, जो कुछ लोगों में एलर्जी कर सकते हैं। तो ये कुछ घर में इंडोर हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कारणों को हम कम करें, और अपने बाहर कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेस्ट बर्निंग को कम करें, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। एक पर्सनल लेवल पर हम ये कर सकते हैं, जो जो हम इंश्योर करें कि हमारे आसपास 200 मीटर तक का एरिया की जिम्मेदारी हम खुद ले, कि यहाँ की हवा का ध्यान हम रखेंगे। अगर ऐसा हर घर से होने लगे तो आप सोचिए कि कितना बड़ा दायरा और कितने बड़ी जिम्मेदारी हम खुद ही उठा लेंगे एज सिटीजन्स, एज कंसर्न्ड, एज एक्टिव सिटीजन्स। तो आई थिंक ये अपनी जिम्मेदारी हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। इसमें से किसी ने ये प्रश्न भी अभी लिखा है चैट बॉक्स में कि क्या इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, ये भी मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इम्यूनिटी, जो हमारे को स्वस्थ रहने में हेल्प करती है। बट कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं, जो कण अंदर आ रहे हैं, उसके दुष्प्रभावों से कोई दवाई आपको बचाए। बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था, कि जो चीज सोर्स से ही खराब है, जो हम जो जिस जो जो जिसका जो सोर्स है वहीं से वो अगर खराब आ रही है, प्रदूषित आ रही है, तो कोई भी और ऐसी दवाई नहीं है जिससे हम उसके दुष्प्रभावों से बच जाएं। बिकॉज ये सांस हम हर क्षण ले रहे हैं, 25,000 बार ले रहे हैं। कोई भी दवाई इससे लड़ने में हमें से हेल्प नहीं कर सकती। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, दैट एयर पोल्यूशन शुड बी मिटिगेटेड एंड एयर शुड बी क्लीन्ड एट सोर्स। यही एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। नमस्ते जी, ये यज्ञ के बारे में, यज्ञ से भी पॉल्यूशन दूर होता है क्या? जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यज्ञ, हमारे हमारे भारतवर्ष में यज्ञ की परंपरा रही है। और जब ये यज्ञ होते थे तो उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता था। लेकिन उस समय और आज के वातावरण में, हमारे आज के एनवायरनमेंट में बहुत अंतर है। उस समय कोई भी ऐसे सोर्सेज नहीं थे जो हवा को खतरनाक लेवल पर पॉल्यूट करें। बिकॉज आज चाहे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, चाहे प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला धुआं हो, इस तरह के खतरनाक पोल्यूशन के सोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से यज्ञ से निकलने वाला धुआं, और वो ओपन में किया जाता था, हमेशा बाहर किया जाता था, जिससे इसके इसके दुष्प्रभाव बहुत कम होते थे। लेकिन आज अगर आप सोचिए, हम जो ऑलरेडी इतने सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहे हैं, तो अगर हम किसी भी सोर्स से आने वाला धुआं अपने अंदर लेंगे तो वो हमें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ये चीज रियलाइज करना जरूरी है कि तब और आज के समय में बहुत अंतर था। और तो कोई हम कुछ यज्ञ पूछना चाहे तो? तो हम यज्ञ करें या ना करें, कैसे करें उस पर? अगर आप करना चाहते हैं तो आप ओपन में करिए, घर के अंदर ना करें, ओपन में करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी हमारे अगर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ओपन हवन कुंड बने हैं, वहां पर हम कर सकते हैं। पर हमें ये कभी कभार करने चाहिए, बिकॉज आज हमारी वायु की स्थिति ऑलरेडी काफी खराब है। जी, धन्यवाद।
इवन घरों में सुबह शाम लोग दिया बत्ती करते हैं, धूप जलाते हैं। तो जी, ये हमारे बहुत बहुत इन्नेट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो जिसको हम बचपन से करते आए हैं, एंड हम बहुत कंडीशनड होते हैं, और ये दिस इज डीप रूटेड इन आवर कल्चर। तो उन कल्चरल सेंसिटिविटीज की को समझते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान की पूजा करने के ये तरीके हैं। इन तरीकों को समय और सिचुएशन के हिसाब से अगर हम बदल लें, तो आई थिंक वही हमारी पढ़े लिखे होने की और जागरूक होने की सबसे बड़ी एक एक वो इंडिकेशन होगी, कि आप ये समझें कि ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें समय के साथ, ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उन तरीकों को समय के साथ, सिचुएशन के हिसाब से बदलना, यही हमारे पढ़े लिखे होने की, जागरूक होने की पहचान है। तो दिया, चाहे आप दीप बत्ती करें, चाहे चाहे आप दिया जलाकर करें, या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक लैंप जलाकर करें, आई थिंक आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आएगी। मैडम, आप अपने फाउंडेशन के थ्रू लोगों को जो घर का कचरा है उसको निस्तारण के लिए आप क्या टिप्स देते हैं, यदि आप यहाँ भी उसको शेयर करें तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने घरों का जो कूड़ा है बहुत बड़े बड़े बैग में लेकर के देते हैं और वो जा करके बड़े बड़े टीलों में तब्दील हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी, हम एक्टिवली हम लोग वेस्ट बर्निंग, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर काम नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मैं सबसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो ये भी एक पर्सनल सजेशन होगा, कि घर में हम दो डस्टबिन रख लें। एक हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो किचन से निकलता है, और दूसरा प्लास्टिक वेस्ट और जितना हमारा सूखा कचरा है उसको अलग करें। तो अगर ये हम अपने घर से कूड़ा अलग अलग करके दें, तो जो हमारा जो जो लोग हमारा वेस्ट कलेक्टर्स हमारे घर पे आते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान होगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे खाद बनाई जाए, और जो सूखा कचरा है उसको रिसाइकलिंग में दे दिया जाए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं खुद पर्सनल लेवल पे करती हूँ, कि घर में मैं अपना कूड़ा सेग्रीगेट करके ही देती हूँ। और आई थिंक अगर हम लोग खुद एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लें, तो हमारी दिल्ली जो कूड़े के पहाड़ों में तब्दील होती जा रही है, उसमें हमारा उसको कम करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये एक पर्सनल लेवल पे हम करें, और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्शन। इसके अलावा मैं एक लाइन और भी जोड़ दूं कि जैसे हम जो कचरा बाहर देते हैं उसमें से कुछ कचरा तो ऐसा होता है कि जैसे सब्जी का आपने निकाला, छिलका निकाला, और ये तो हम खुद अपने एक डस्टबिन बना करके अपने घर पे जो जहाँ पर आप पेड़ वेड़ लगाते हैं उसके लिए खाद भी तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल, फिर मतलब जो भी लोग यूज कर जो सकते हैं। जी, जी, बहुत आज अमेजोन पे और बहुत हमारी वेबसाइट्स पे हमें बहुत इजीली वो मिल जाते हैं, ऐसी चीजें मिल जाती हैं, ऐसे ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो हमारे कूड़े को, ऑर्गेनिक वेस्ट को बहुत जल्दी खाद बनाने में मदद करते हैं। मैं ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ जो एक्टिवली इसके साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अपने पर्सनल लेवल पे मैं शेयर करना चाहूंगी दीप जी यहाँ पर, कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ अब, कि मैं इवन जितना हमारे बर्तन धोने के लिए या घर में सफाई के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस को ना लाकर घर पर ही हम अपने बायो एंजाइम्स बनाएं, जहां पर हम, और ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी इन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी मदद से हम अपने घर पर ही बायो एंजाइम्स बना सकते हैं, जिसमें फ्रूट पील वगैरह की मदद से और गुड़ डालकर हम उनको तैयार कर सकते हैं। और ये घर में सफाई के काम भी आता है, और यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने में भी आप मदद ले सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग केमिकल इंटरवेंशंस एट होम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये चीजें हम एक बार शुरू कर लें और बनाते जाएं, तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक बार बैच बना, दूसरा बैच पहले से रेडी कर लिया, तीसरा बैच दूसरे से बन गया, तो फिर वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है। शुरुआत में आपको बस हेल्प की जरूरत है, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू अ, इशिका।
तो मैं समझता हूँ दीप जी, अब समय हो रहा है, लेकिन हम कर्नल साहब से या भंडारी जी कुछ अगर कोई टिप्पणी करना चाहें, कर्नल साहब कुछ कहें। जी डॉक्टर साहब, वेरी वेल कवर्ड द सब्जेक्ट जो आपने किया है इज वेरी वेल, बट दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा कि अवेयरनेस ठीक है, आपने हम सबको बता दिया, वी आर एजुकेटेड, विल ट्राई टू फॉलो इट आल्सो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम फॉलो भी करते हैं, बट जो एलीट अभी सुन रहा है, जनरली दिस एलीट इज एजुकेटेड एलीट और कुछ चीजें पता भी है, ये जनरल अवेयरनेस has got to go to the jhuggi, jhopadis, villages and other places. Delhi is facing the major problem, and I don't know, by mistake, by default, और इंटेंशनली मैं दिल्ली से शिफ्ट होकर के लखनऊ आ गया। मुझे नहीं पता था इतना, ये दिमाग में मैंने नहीं रखा था, कुछ और चीजें थी जिसकी वजह से आ गया। लेकिन जब ये सुनता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे अपनी पीठ सब तपानी चाहिए कि मैंने इतना अच्छा डिसीजन ले लिया कि आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड कम टू लखनऊ। आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब, बट मैंने क्या किया है कि एक तरह से मैंने अपने आप को ही उधर से किया है, दिल्ली के लिए मैंने कुछ नहीं किया ना। वो अवेयरनेस सब में आना बहुत जरूरी है। दिल्ली में व्हेन आई से इट इज ऑल मेट्रो, ये प्रॉब्लम इज विद ऑल द मेट्रोज, दिस पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो हो रही है। दो चीजें बहुत जरूरी है, वन इज द जनरल अवेयरनेस टू एवरीबडी डाउन टू द वर्कर लेवल, जो लेबर क्लास है वहां तक जाना चाहिए। आप आग जलाने की बात कर रहे हैं, वो आप आग नहीं जलाएगा तो काम कैसे करेगा, उसकी ये मजबूरी है, इसलिए वो जलाता है। एंड वो फैसिलिटीज हम वहां तक पहुंचा नहीं पाते, इसलिए उसको जलाना पड़ता है। हमारे घरों में सब फैसिलिटीज है। सेकेंड जो बहुत जरूरी है इज द पॉलिटिकल विल, विच इज नॉट देयर इन दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर, एंड दैट्स द रीजन दिल्ली में बुरा हाल होता जा रहा है और कोई एक्शन लिया नहीं जा पा रहा है। आई एम सॉरी टू से, बट उसमें बहुत जरूरी है कि ऑन द गवर्नमेंट लेवल व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो दीज पॉलिटिकल बॉसेस हैव गॉट टू नो कि यस, दे आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ दीज थिंग्स। Thank you very much. You have done a very wonderful job. We are highly educated. God bless you. Thank you so much. Just two things. Thank you so much for sharing your views. यहाँ पे मैं दो और चीजें कहना चाहूंगी जो शायद मैंने अपनी बात में नहीं कहा, कि इंडिया में AQI लेवल्स अगर हम देखें, देयर इज नो सिटी, be it metro or be it tier 1, tier 2 cities, every city in the country now has AQI limits that are beyond the permissible normal range. So all of us, wherever we are, जहाँ से भी हमने ज्वाइन किया, हम सभी, because in India hardly there is any place that is that can say that it is in the range of healthy AQI या जहाँ पर हवा साफ है. Lucknow also is grappling with a lot of issues of air It is. pollution, and if you check the local AQI, it is also very much, not as bad, but yes, Yeah. definitely grappling with air pollution issue. That is one. And number two, yes, it is for people who are from underprivileged communities, उनके साथ हम जरूर काम कर रहे हैं। उनसे भी पर बात करते हुए बहुत बहुत ही रोचक किस्से कई बार देखने में मिलते हैं, कि वहां पर उनसे सवाल किया जाता है लेडीज से, तो वो कहती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि मतलब आप घर में जेंट्स हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो शराब की बोतल लाने के तो उनके पास पैसे हैं, पर बच्चों को एडिक्वेट कपड़े देने के लिए पैसे नहीं है। तो इट इज ऑल्सो अबाउट changing their priorities, which are so deep rooted again, कि men want to drink in the evening and ladies also want to deck them up. But I think for them, it more important is to realize that they have to see the issue as a threat to their health. So that awareness needs to travel down, and we are definitely working with the communities as well. As a volunteer from Lucknow, I can join you if I can be of Sure. any help. Sure. Our Forum for Clean Air we are working in 12 states of India, and in UP we are very active. We also have a city forum in Lucknow, so we'll be very happy for you to join us there in Lucknow.
I'll try to get in touch and get the Dr. guidance. A.P. Thank you very Maheshwari, Dr. A.P. Maheshwari is the retired DG CRPF, so he's leading from Lucknow. much. Okay. Yeah, I'll thank you. check, find out. Sure, Thank thank you. you. Thank you very much. Okay, thank you. ये हम में से कोई अगर कोई टिप्पणी करे, अन्यथा मैं अब दीप पंजी से कहूंगा कि इसके धन्यवाद ज्ञापन करें। सरोज जी भी कुछ कहना चाहे तो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ नितिन जी कहिए ना। मैम बहुत अच्छा आपने वायु प्रदूषण के विषय में बताया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। लोग कहते हैं वायु प्रदूषण है, कुछ लोगों के जहाँ पे रहते हैं हम लोगों में जो काफी लोग जुड़े भी होंगे, वो ऐसी कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे और ये सब कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कंक्रीट का जंगल बन गया है और बहुत सारी चीजें, वहाँ मकान इतने सटे हुए बने हुए हैं, वहाँ पे फ्रेश एयर भी मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा कुछ लोगों से मिलना भी हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप इस वायु प्रदूषण के अंदर अगर आप शाम को गुड़ का कुछ पार्ट बॉडी मतलब ले लेते हैं और उसको चूसते हैं, उसके बाद पानी वानी नहीं पीते हैं, तो उससे प्रदूषण में कुछ आपको उससे राहत होती है। क्या इस पे आपका क्या मत है मैम? एब्सोल्यूट मिथ, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। हमारा अगर आप अनाटॉमी देखेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो सांस की नली अलग है और खाना ले जाने वाली नली उसके पीछे होती है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है कहीं पे। तो तो ये लोगों एक का ये जो मिथ है। मानना है कि जो पॉल्यूशन हम ले रहे हैं गुड़ के, उससे आने से कुछ हमारे को उससे फर्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉजिकल चेन फॉलो करें तो हवा तो सांस की नली से जाएगी और खाना ईसोफेगस से खाने की नली से जाएगा। हवा फेफड़ों में जाएगी, उसके थ्रू ब्लड में जाएगी और पूरी बॉडी में जाएगी। लेकिन वो गुड़ पेट में जाएगा, वहां से एब्जॉर्प्शन होगा विच विल टेक इट्स ओन टाइम। लेकिन वो उसको कैसे काटेगा ऑलरेडी जो जा चुका है। तो ये एक बहुत अगर हम उस तरह से सोचे तो ये एक क्लियर मिथ है। और अगर जो लोग घर पे रह रहे हैं जहाँ पे कंक्रीट जंगल है, वहां पे वो अंदर एग्जॉस्ट से वेंटिलेशन कर सकते हैं, इंश्योर जितनी भी वो कर पाए। और दूसरा, अगर पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं है तो आजकल ट्रेज मिलते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे वो गमले होते हैं चौड़े चौड़े, उसके अंदर खूब सारे पेड़ लग सकते हैं, पौधे लग सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं आते। वो मिट्टी के भी मिलते हैं, तरह तरह के मिलते हैं। तो अगर नर्सरी में जाके पता किया जाए तो वो एटलीस्ट पौधे और अपने अंदर घर की वेंटिलेशन जरूर इंश्योर करें। इन दो चीजों से बहुत फर्क पड़ सकता है, धन्यवाद मैम, क्योंकि धन्यवाद। हवा को सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद। कल ये जो सुबह वॉक की स्थिति है, सुबह वॉक करते हैं तो क्या मतलब उसके बारे में आपका क्या एडवाइस है कि किस टाइम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जी, बहुत सारे बहुत लोगों बहुत को वॉक करने का। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है सर। तो मैं इसके बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी उठाया। इसमें मेन चीज ये है कि जैसे सर्दी होती है, जब जब सर्दी होती है तो भी हमारी जो नलियां हैं पूरे शरीर की वो सिकुड़ती हैं सर्दी में। और जब ठंडी हवा अंदर जाती है, जब हम अपने नाक से अपने मुंह से ठंडी हवा इनहेल करते हैं, तो वो जो नलियां हैं, वो जो धमनियां हैं, चाहे वो रक्त की धमनियां हो या हमारी सांस की नलियां, वो सब सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं तो हवा जितनी अंदर आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। इसलिए अगर सर्दी के मौसम में हम बाहर जा रहे हैं, और आजकल वैसे ही सर्दी के मौसम में विंड स्पीड कम होने की वजह से हवा बहुत स्लो और बहुत पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स वॉश नहीं हो पाते, क्योंकि हवा बहुत धीरे धीरे बहती है। इसलिए नंबर वन, सर्दी में जो लोग एजेड हैं और जो सांस की बीमारियों से ऑलरेडी ग्रस्त हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घर में ही टहलें। अगर निकलते हैं या निकलना जरूरी है तो मास्क पहन के निकलें। उसका कारण ये है कि मास्क से हवा गर्म होके मॉइस्ट होके अंदर जाएगी, जो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो हम बिना मास्क के अंदर लेंगे। तो सर्दी में खास करके जो लोग एजेड हैं और जो ऑलरेडी डिजीजेस से ग्रस्त हैं, उन्हें नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज ठंड से हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रियलाइज करना कि प्लीज अगर आप सैर करना चाहते हैं तो घर में ही करें। अगर बाहर जाना है तो सुबह
थोड़ा सा लेट जाएं, 5 बजे अगर आप निकलते हैं तो 5:30 निकले, 6 बजे के करीब निकले, और मास्क पहन के निकले, वो बहुत जरूरी है। तो पंजी, आप धन्यवाद करते हैं आप। एक जी मिनट डॉक्टर में ये डॉक्टर, मैं आपके मेरा भंडारी जी कुछ मेरा कह रहे हैं, भंडारी जी कुछ कह रहे हैं। अप्रिशिएबल है, और जो आपने वीडियोस दिखाए हैं वो बहुत ही टची है, बहुत ही इमोशनल है। मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि अगर आप इसको एक आंदोलन की तरह इस छोटे से स्कूल के लेवल से स्टार्ट करें बच्चों की, क्योंकि बच्चों, हम लोग जो बच्चों को बोलते हैं वो हमारी बातें ना मान करके स्कूल के टीचरों की बातें पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर आप स्कूल के लेवल से इसको एक आंदोलन की तरह लें तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा पूरे समाज पे। बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे सेग्रीगेशन वगैरह है, ये तो हम लोगों ने काफी पहले अपने लेवल पे अपनी सोसाइटीज में जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमने ये चीजें अडॉप्ट कर ली थी। और जैसे जनरेटर सेट है वो हमने कन्वर्ट कर दिया पीएनजी में, डीजल से हटा करके। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं, परंतु जो आप इतने लार्ज स्केल पे आप कर रहे हैं, अगर ये बच्चों के लेवल से स्टार्ट किया जाए तो इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। जी, धन्यवाद। हम ऑलरेडी दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, और अमेरिकन एम्बेसी के साथ हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें खास तौर पे हम दिल्ली की कम्युनिटीज और स्कूल्स के साथ हमने काफी काम किया है इसके ऊपर। तो दिल्ली में और आसपास के एरियाज में, बाकी शहरों में भी वी आर वर्किंग एट स्कूल लेवल ऑल्सो। ये रेखा जी भी एक कुछ कहना चाहती है काफी देर से। रेखा जी हाँ, एक मिनट बोलिए। डॉक्टर। मेरा 2 महीने से जो है बिछाने में राइट शोल्डर के ऊपर वेट आने से दर्द हो रहा है 2 महीने से, और एक पहले ये डिसलोकेट भी हो गया था। तो वो जो तेल गरम करके उसमें लगा के गर्म पानी डाल के देखा, वो एंटीबायोटिक मतलब ये भी लिया, वो कॉम्बीफ्लॉम, रेखा और जी ये दूसरा विषय एक डॉक्टर ने सुनिए। दिया था रेखा वो जी 20-20 टैबलेट दिए, मगर कम नहीं हो रहा, तो क्या करना? रेखा जी ये विषय जो है ना कुछ थोड़ा सा दूसरा है। हाँ। ये मतलब हर डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो एक विषय के अंदर बात, आज अभी एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको अलग से वर्मा जी से या विद्यार्थी जी से हम लोग बात करवाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चर्चा को अगर सब वो करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जो वीडियो तो बहुत इमोशनल था जो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, क्या उसके लिए कुछ प्रिकॉशन भी बताना चाहेंगे कि अगर ऐसे जो माएँ हैं वो क्या प्रिकॉशन उनको लेनी चाहिए? मेनली इस टेन्योर में वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाने से बचें, और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारी हवा में है, सांस तो लेनी ही है दिन में 25,000 बार, तो वो हम नहीं चेंज कर सकते। बट प्रिकॉशंस में मास्क, और अगर बाहर जाना अवॉइड करें जितना, उतना अच्छा रहेगा। दीप जी, आप धन्यवाद ज्ञापन करो। थैंक यू मैडम। बहुत डरावनी चीज है। और वायु प्रदूषण जो दूसरा पार्ट था क्लाइमेट चेंज, उस पर तो हम लोग जा भी नहीं पाए। और क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है पिछले 50 सालों से। मैं भी गांव गया हुआ था, मेरा घर उत्तराखंड में पड़ता है। तो जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे सामने की जो पहाड़ियाँ थी उनमें बर्फ पड़ी रहती थी नवंबर दिसंबर में। तो इस बार वो पूरी सफ़ेद थी। तो काफ़ी मतलब डरावनी चीज़ है। जिन जगहों पर बर्फ पड़नी चाहिए वहाँ बर्फ नहीं पड़ी हुई है, जहाँ बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं हो रही है। क्लाइमेट चेंज का हमारे शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, और सारा विश्व जो है इस पर काम कर रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में भी चल रहा है। और मैं WWF इंडिया में काम करता हूँ। हमारे यहाँ पे 75 साल WWF इंडिया को हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चलता है हमारे यहाँ पर। लेकिन जितना मैंने देखा है कि बाहर के मुल्क इस पर अवेयर हैं, हमारे इंडिया में अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है। धीरे धीरे आएगी। आप जैसे लोग, आप इस तरह का कैंपेन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्यूचर में भी हमें कोई इस तरह की वो चाहिए होगी तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक छोटी सी बात दीप जी की
राजीव खुराना जी हमारे इसमें आ चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था, सब लोगों ने उसका बहुत, तो इसलिए आपकी उस संस्था के साथ हमारा ये जो योग समूह है वो जुड़ा हुआ है जी पहले जी से। जी। जी और उन्होंने एक ही बार में मुझे जो है कहा कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, आप डॉक्टर कारमेन उपल से बात कर लें। थैंक यू मैडम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप जी, बहुत अच्छा हाँ लगा यहाँ पर आकर आप सभी से बात करने का। और राजीव सर ने भी मुझे यही कहा था कि, और मैं क्योंकि खुद एक आयुर्वेद बैकग्राउंड से हूँ, मैं योग भी कर चुकी हूँ, कुछ बहुत समय मैंने योग भी किया और आज भी कर रही हूँ। समय अब थोड़ा कम मिलता है बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे जुड़ी रहूं, बिकॉज ये हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, प्रिवेंटिव हेल्थ का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं भी अब आगे लेना चाहूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने का। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। इसी के साथ हम लोग कह तो सकते हैं ना कि मतलब कर तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन कुछ भी जो भी हम कर सकते हैं उतना तो करें। और इस अपने वही पर्सनल लेवल पे हम बहुत बिल्कुल कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हम लोग हाँ, छोटे छोटे प्रयास भी बहुत छोटे आगे तक छोटे लेके प्रयास जा घर के सकते हैं। अंदर बहुत सारे बहुत आगे तक। आप अपने घर बहुत आगे गमले तक। लगा करके और अपने आप को काफी कुछ चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपने घर के आसपास के 200 मीटर जी की जिम्मेदारी ले लीजिए, बस, जी उससे जी ज्यादा कुछ नहीं करना है। जी। तो कमर गर्दन सीधी करें, शांति पाठ करने के पश्चात हम क्लास को समापन करेंगे। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। भरें गहरा लंबा सांस। ओ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपके चारों ओर की प्रकृति, आपका मन शांत पूर्ण स्थिति में है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस प्रभु का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ कल फिर हम 5:30 बजे मिलते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो आज जितने भी शब्द बोले हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे एक एक अमृत की बूंद जो है अंदर जा रही है, जिससे अमृत